एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वाले वीडियो में हमने क्लास 9 की जो बायोलॉजी की चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और जो हमारा चैप्टर है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर हमने एज ए इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ है और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था कि जो फूड होता है ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरत होती है, इसकी क्या क्या सोर्स से ये हमें मिल सकते हैं, किस टाइप के सप्लाईज हमें चाहिए होते हैं हमारे फूड के थ्रू जो कि हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। तो ये हमने देखा था। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुए हैं या वाइट रेवोल्यूशन जो हुए हैं तो इनके वजह से हमें किस तरह से फ़ायदा हुआ है और इससे किन चीज़ों को नुकसान हुआ है। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है इस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये सारी प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट होती है इन सब की वजह से। तो ये हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम अगर किसी चीज़ की यूज़ करते हैं तो उसे एक लिमिट में करें ताकि उस पर कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े, कोई बुरा इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि जो नेचुरल सोर्स है, रिसोर्सेज है, वो उनका यूज़ हम सेफ्टी के साथ करें और उसका लिमिटेड यूज़ करें। साथ में हमने उसके जो टाइप्स होते हैं क्रॉप के, तो वो मैंने आपको क्लियर नहीं बताया था, लेकिन आज के वीडियो में हम उसे कवर कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि क्रॉप जो होते हैं वो किस तरह के क्रॉप उगाए जाते हैं, उनसे हमें किस तरह के सप्लाईज मिलते हैं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये किन चीज़ों से, किन क्रॉप से हमें मिल सकता है, ये चीज़ें हमने देखी थी। फिर देखा था कि जो प्रोटीन के सोर्स क्या हो सकते हैं और फैट के सोर्स क्या हो सकते हैं, विटामिन, मिनरल्स, ये हमें किस तरह से मिलते हैं। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये जो वीडियो है हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सेरेल्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम सीधे देख सकते हैं कि जो सेरेल्स होते हैं यानी कि जो क्रॉप जो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हो। कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट होता है जो व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, इन सब चीज़ों में हमारा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो राइस और व्हीट में यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिख रही हूँ, बाकी हमारे एनसीईआरटी में गिवन है और मैंने आपको कल ही बताया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे है पल्सेस। तो पल्सेस यानी कि जो दालें होती है ये प्रोटीन की एक अच्छी हमारी सोर्स मानी जाती है। तो प्रोटीन हमें मिलेगा पल्स से, तो ये प्रोटीन देगा। पल्सेस जो होते हैं ये प्रोटीन देते हैं। तो प्रोटीन में हम कुछ भी ले सकते हैं, ग्राम ले सकते हैं या फिर और हमने देखा था लेंटिल, मसूर की जो दाल होती है ये हमारी प्रोटीन की अच्छी सोर्स होती है। फिर फ्रूट और जो वेजिटेबल्स होते हैं ये हमें विटामिन्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं, साथ में ये स्मॉल अमाउंट में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं। तो इससे हमें मेन मिलता है विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और बाकी जो चीज़ें हैं हमारी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है कि टाइप्स ऑफ क्रॉप में हम यहाँ पे देखते हैं 3 टाइप्स के क्रॉप हम देख सकते हैं। एक तो हो गया सेरेल्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो हमें सेरेल्स से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस से मिलेगा प्रोटीन एंड फ्रूट वेजिटेबल्स हमें विटामिन्स और कुछ मिनरल्स देते हैं। उसके बाद से हम आगे देखेंगे क्रॉप ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि जो भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, हमारे जो भी सोर्स होते हैं फूड के, तो उन्हें किस तरह के इन्वायरमेंट में अगर उसे उगाया जाए तो वो क्रॉप जो है वो हमें हाई यील्ड देगा। हर क्रॉप की अपनी अलग टेम्परेचर पे उसकी ग्रोथ होती है, सबका जो क्लाइमेट होता है वो डिफरेंट होता है। किस जगह पे कौन सी फसल उगानी है ये हमारा क्लाइमेट डिसाइड करता है। जो फोटो पीरियड होता है यानी कि कोई भी पौधा लाइट में कितनी देर तक अगर उसे रखा जाए तो उसमें फ्लावरिंग होगी, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे क्रॉप के ग्रोथ को। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम राजस्थान में जाके चावल उगा लें क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है। तो जिस जगह भी बारिश होती है वहाँ पे राइस का जो भी क्रॉप होता है वो उगाया जाता है। और राजस्थान जैसे जगह जहाँ पे पानी की जो है कमी है तो वैसे जगह पे जैसे कि बाजरा हो गया, इन तरह के जो क्रॉप्स होते हैं वो उगाए जाते हैं। तो क्लाइमेट का एक बड़ा रोल होता है कि किस तरह के क्लाइमेट में कौन सा पौधा उगाया जाएगा। तो ये कुछ ग्रोथ फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला अगर देखें तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन, किसी भी जगह पे उसका क्लाइमेट कैसा है वो बताएगा कि जो क्रॉप है हमारा उसका ग्रोथ कैसा होगा। तो हर एक जगह की अपनी खुद की क्लाइमेट कंडीशन होती है और वहाँ जो फसल उगाए जाते हैं वो केवल वहीं उगाए जा सकते हैं। क्लाइमेट ये वहाँ पे बताता है कि क्रॉप का ग्रोथ होगा या नहीं होगा। सेकंड है टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज फोटो पीरियड। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि गर्म जगह पे कौन से हमारे पौधे हो सकते हैं, ठंडी जगह पे कौन से पौधे होंगे, ये सारे डिसाइड करेंगे कि कौन से फसल कब उगाए जा सकते हैं। थर्ड वन इज फोटो पीरियड। तो फोटो पीरियड यानी कि ड्यूरेशन कितना होता है, किसी पौधे को कितने एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट होती है
जो भी क्रॉप हम उगाते हैं उसको कितने टेम्परेचर या फिर कितनी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लास से ही हम पढ़ते हैं कि जो भी प्लांट होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं सनलाइट से। तो सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूरी होता है किसी भी क्रॉप प्लांट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा यहाँ पे सनलाइट हो गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ में या क्रॉप के प्रोडक्शन में, या कितना फसल का जो है प्रोडक्शन होगा। तो सनलाइट के एक्सपोजर को वो बताता है फोटो पीरियड। तो फोटो पीरियड, टेम्परेचर और जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सारे हमारे ग्रोथ के फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्रॉप का सीज़न। तो ये जो क्लाइमेट होते हैं इनमें किस टाइम पे कौन से फसल उगाए जाएंगे ये डिसाइड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है सीज़न डिसाइड किए गए हैं। जो भी क्रॉप्स अगर बारिश के मौसम में होती है तो उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, और जो विंटर में होती है उन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो सीज़न के बेसिस पे जो क्रॉप का सीज़न होता है, दो सीजन्स होते हैं, एक तो हमारा खरीफ हो गया और दूसरा हो जाता है रबी। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे खरीफ सीज़न। तो ये जो खरीफ सीज़न होता है जिसमें कि जो पौधे उगाए जाते हैं उस टाइप के क्रॉप को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो द क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन्स कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो खरीफ क्रॉप है ये खरीफ सीजन में उगाएंगे। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि जो खरीफ सीजन होता है ये कौन सा होता है। तो जो जून से लेकर अक्टूबर तक का टाइम होता है, ये जो टाइमिंग होती है ये हमारी खरीफ जो क्रॉप होते हैं उनके लिए होती है। तो ये जून से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि ये बारिश का मंथ रहता है, तो बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो धान की खेती की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है, जो कि इसके लिए सूटेबल होता है। जून से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइमिंग होता है बारिश का मौसम, इसके लिए सूटेबल होता है। तो ये हमारा खरीफ क्रॉप हो जाता है और इसे हार्वेस्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ मानसून। तो मानसून के एंड तक इस टाइप के जो भी क्रॉप उगाए जाते हैं उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके स्टोरेज को कर लिया जाता है, उसे स्टोर कर लिया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में आएगा पैडी यानी कि धान, सोयाबीन हो गया, पीजन पी, अरहर की दाल, मेज, कॉटन, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम्स। तो जो दालें होती है उड़द की, मूंग की, ये दालें उगाई जाती है जब मानसून का टाइम होता है, यानी कि जून से लेकर अक्टूबर। ये जो टाइमिंग होती है ये हमारे खरीफ सीजन को कहते हैं, और इसमें जो फसलें उगाई जाएंगी, जो क्रॉप उगाए जाते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है इसमें। और फिर हम देखते हैं रबी सीजन में। तो रबी सीजन में क्या होगा, द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन कॉल्ड रबी क्रॉप फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। तो जो भी हमारी क्रॉप है वो ग्रो की जाएगी विंटर सीजन में। ठंड के टाइम में जो भी क्रॉप का यहाँ पे हम उगाएंगे वो हमारी रबी क्रॉप कहलाएंगी। तो ये सीजन जो होता है विंटर का सीजन, ये रबी सीजन होगा किसके लिए, रबी क्रॉप के लिए। तो रबी जो क्रॉप्स होते हैं ये ठंड के टाइम में उगाया जाता है। इसका जो मेन टाइमिंग होता है ये होता है नवंबर टू अप्रैल तक। तो नवंबर के स्टार्टिंग से लेकर अप्रैल तक जो भी हम फसलें या क्रॉप उगाते हैं वो हमारी रबी सीजन की फसलें होती है, और उसे हम रबी क्रॉप के नाम से जानते हैं। और इसे हार्वेस्ट करेंगे हम लोग अराउंड, यहाँ पे जी हो गया है, अराउंड अप्रैल। तो ये अप्रैल में इसे हार्वेस्ट करेंगे हम। तो ये हार्वेस्ट होता है अप्रैल के मंथ में। तो जो भी फसलें हमारी रबी सीजन की होती है वो ठंड के टाइम होगी, और जो खरीफ फसलें होंगी वो हमारी बारिश के टाइम पे होंगी। तो इसे याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, में अक्सर क्या होता है कन्फ्यूज़न होता है या फिर आप भूल भी जाते हैं। तो इसके लिए जो मैं ट्रिक यूज़ करती हूँ शुरू से, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो हमारी खरीफ की जो सीज़न होते हैं और रबी सीज़न, इन दोनों को अगर हम ट्रिक के थ्रू अगर समझें तो जो हमारा खरीफ का जो सीज़न का जो भी फसल उगेगा, क्रॉप उगेगा, उसके लिए हम इस तरह से देख सकते हैं। जो खरीफ हो गया, अगर हिंदी में लिखे खरीफ, और ये उगाया जाता है बारिश के दिन में। तो अब बारिश में देख रहे हैं कि बीच में ये री आ रहा है और खरीफ के बीच में भी री। तो इन दोनों का आप देख सकते हैं कि ये 3-3 वर्ड का है। तो बारिश और खरीफ, तो इस तरह से मैं याद रखती थी। तो ये खरीफ जो फसल होगा ये बारिश के दिन में उगाया जाएगा, और जो रबी सीजन की जो फसलें होती है उसके लिए अगर मैं लिखूं तो ये उगाया जाता है सर्दी के टाइम पे। तो आप देख रहे होंगे कि लास्ट में जो है ई की मात्रा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रबी है और यहाँ पे सर्दी है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी इन दोनों के बीच में। तो इस तरह से मैंने ट्रिक बनाए थे इसे याद करने के। अब हम इसके आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो ये हमारा रबी सीजन में जो भी क्रॉप उगाया जाता है ये नवंबर से लेकर अप्रैल तक होंगे, और ये हमारा हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल के मंथ तक। इसके क्या क्या क्रॉप हो सकते हैं, वीट हो सकता है, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लीन सीड जिसे कि हम अलसी सीड भी कहते हैं। तो वीट हो गया, गेहूँ,
या फिर चने की बात करें, मटर, ये सब हमारी ठंड के दिनों में ज़्यादा मिलती है। तो ये सारी हमारी रबी फसलें होती है, रबी क्रॉप जिसे हम कहते हैं। तो ये दो टाइप के सीज़न के बेसिस पे दो टाइप से इसे डिवाइड किया गया है कि कौन सी जो क्रॉप है वो हमारी रेनी सीजन में उगानी है और कौन सी हमारी विंटर सीजन में उगानी है। तो ये दो सीजन के बेसिस पे क्रॉप है जो यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद से हम देखेंगे कि ये जो हमारी क्रॉप्स होते हैं तो इनका पहले और अभी तक में कितना ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हुआ है या फिर कितनी ज़्यादा इसमें जो लैंड है उसमें कितना ज़्यादा इंक्रीजेज या इंक्रीजेस हुए हैं। तो हम पहले देखेंगे कल्टिवेबल लैंड इंक्रीज्ड बाई 25% और प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स। तो ये हमारे इंडिया की जो है डेटा आप देख रहे हैं कि ये जो डाटा है ये इंडिया की डाटा है। तो ये इंडिया में जो क्रॉप है ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं और ये केवल 25% लैंड के इंक्रीज से हुए हैं। तो ये हम जो टाइमिंग है 1952 से लेकर 2010 तक की जो हम रिकॉर्ड देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो लैंड है जहाँ पे खेती की जाती है उसमें इंक्रीज हुआ है केवल 25% का, और जिससे कि जो फूड ग्रेन का इंक्रीजमेंट हुआ है वो 4 टाइम्स हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 55% केवल ग्रो करने से जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गई है। तो ये हमारे इंडिया के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है जो कि 1952 से लेकर 2010 तक की बात की गई है। उसके बाद हम देखेंगे एक्टिविटीज़ फॉर क्रॉप यील्ड इम्प्रूवमेंट। तो ये टॉपिक से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो भी हमारे इंडिया की लैंड है उससे हमें 25% तक की जो इम्प्रूवमेंट मिली है लैंड में, और इससे हमें 4 टाइम्स क्रॉप की जो की गई है यहाँ पे प्रोडक्शन वो हुई है। तो इस टाइप से जो खेती की जाती है तो इसमें किसी भी तरह कोई भी क्रॉप नहीं उगाया जाता है। इसके लिए एक डिसाइड किया जाता है, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि किस तरह के हमें सीड चाहिए होंगे, किस तरह इसे उगाना है और इसका प्रोटेक्शन कैसे करना है, और इसे जब हार्वेस्ट कर लिया जाएगा तो इसे किस तरह से बर्बाद होने से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं खेती में। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है, पहले प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि हमें किस तरह के वैरायटीज़ चाहिए क्रॉप उगाने के लिए ताकि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सके। तो उसके बेसिस पे हमारी जो एक्टिविटी होती है ये 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है कि क्रॉप यील्ड को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से स्ट्रैटेजी या कौन कौन से अप्रोच हो सकते हैं हमारी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे पहला होगा हमारा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, सेकंड होगा क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट और थर्ड वन इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो ये 3 तरह की जो एक्टिविटीज़ है इस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा क्रॉप का यील्ड ज़्यादा होगा या फिर कम। तो अगर पहले की बात करें क्रॉप वैरायटी, तो अगर आप वैरायटी अच्छी लेते हैं तो आपकी जो फसल होगी वो अच्छी होगी, आपके क्रॉप जो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ये प्रोडक्शन जो है इसका आपको केयर भी करना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्रॉप का प्रोटेक्शन करते हैं। जब ये उगाया जाता है तब भी और हार्वेस्ट करने के बाद से भी क्रॉप का जो प्रोटेक्शन होता है वो आपको मेंटेन रखना होता है, तभी जाके आप एक हाई यील्ड क्रॉप का या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉप वैरायटी में किस टाइप के इम्प्रूवमेंट किए जाने चाहिए। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।